सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांग, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड, जो कि हमारा निबंध और नाटक का है, उसके अंतर्गत एकांकी जो हमारी पुस्तक है उसमें जो प्रथम एकांकी है नया पुराना एकांकी की समीक्षा के बारे में जानेंगे। हिंदी के अग्रणी लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी नाटक को नए आयाम दिए हैं। उनके नाटकों और एकांकियों में नए पुराने का द्वंद्व बहुत तार्किकता के साथ व्यक्त हुआ है। उनकी एकांकी नया पुराना इसी द्वंद्व को बखूबी उजागर करती है। प्रस्तुत एकांकी में उपेंद्र नाथ अश्क ने वर्तमान समाज में आई अर्थप्रियता, स्वार्थ लोलुपता एवं अविश्वास भावना का बड़ा ही सजीव रूप प्रस्तुत किया है। एकांकी का प्रमुख पात्र एवं नायक देवचंद है, जो कुछ आदर्शों को लेकर जीता है। वह एक प्राइवेट स्कूल में ईमानदार एवं निष्ठावान शिक्षक है। उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा लिली उस पर पूर्ण विश्वास करती है। वह अपने व्यसन पति से तंग आकर देवचंद के पास अपने 60,000 रुपये के गहनों को रखवा देती है। लिली की माँ को देवचंद की ईमानदारी पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन देवचंद की पत्नी उन दोनों के संबंधों को लेकर उन पर शक करती है। देवचंद अमानत में रखे गए आभूषणों में से एक रानी हार को अपने मित्र रवि दत्त को उसकी पत्नी को पहनने के लिए दे देता है। रवि दत्त देवचंद को उस हार वह गहने को वापस नहीं लौटाने को कहता है। उसका मित्र कमल भी उसका समर्थन करता है। रवि दत्त देवचंद से स्पष्ट रूप से कहता है, अमानत है तो क्या हुआ, इस समय तो हम सब तुम्हारे कब्जे में हैं, और फिर कोई पढ़ा लिखी नहीं है, रसीद पर्चा नहीं है, गवाह नहीं है। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। आदर्शवादी वह ईमानदार देवचंद इसे कपट व धोखाधड़ी कहता है। देवचंद अपने पिछले 12 वर्षों के परिश्रम व ईमानदारी की दुहाई देता है। तब रविदत्त उसे कहता है कि एक ऐसी प्रतिष्ठा तो 2 वर्षों में अर्जित कर सकता है। वह 60,000 रुपये में 10 स्कूल भी खरीद सकता है। तब देवचंद कहता है वह उसे बहकाए नहीं और रानी हार को वापस लौटा दे। तब रविदत्त कहता है उसने लिली की माँ अपने सब गहने तुम्हारे हवाले करके पहले दर्जे की मूर्खता की है, और उन सबको फिर तुम वापस देकर तुम उससे भी बड़ी मूर्खता कर रहे हो। देवचंद रविदत्त को बताता है कि जब तुमने रानी हार मांगा था तब लिली की माँ ने उसे यही कहा था कि सब गहने उसी के पास हैं, वह तो गहना दे देना उससे पूछने की क्या आवश्यकता है। वह उस पर इतना विश्वास करती है। यह विश्वास और भरोसा उसके 12 वर्ष के कठोर परिश्रम से प्राप्त किया है। फिर वह इतने परिश्रम से हासिल किए गए विश्वास धन को लोलुपता को एक क्षण में कैसे गवा दे। रविदत्त कहता है कि लिली की माँ ने उसके पास अपने गहने इसलिए रखे क्योंकि उसका शराबी पति था। गहने बेचने की कोई उम्मीद ना थी, गहने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे पास थोड़ी उम्मीद अवश्य थी। अंत में रविदत्त कहता है कि तुम्हारे भाग्य में सिर्फ असफलता ही लिखी है। आखिर में देवचंद रविदत्त से रानी हार को मांगता है, उससे वह रानी हार को यथास्थान रख सके, अमानत को वापस लौटा सके। परंतु रविदत्त की नीयत रानी हार को पुनः लौटाने की नहीं होती। देवचंद अपनी पत्नी की सहायता से कहता है, परंतु प्रतिभा उसे शंका की दृष्टि से देखती है तथा वह कहती है उससे सब पहनने को मांगा था, तब उसे क्यों नहीं दिया। तब देवचंद कहता है यदि वह गहने उसके होते तो उसे क्यों नहीं
पहनने देता। लिली की माँ से पूछे बिना वह उसके गहने को हाथ नहीं लगाता और वह लिली की माँ से पूछे बिना वह उसके गहने को हाथ नहीं लगाता और वह किसी भी विश्वास का अनुचित लाभ भी नहीं उठाना चाहता। प्रतिभा देवचंद पर आरोप लगाती है कि धर्म की दुहाई ना दीजिए, मैं इस धर्मात्मा को जानती हूँ। एक स्त्री अपने 50-60 हजार के गहने एक दूसरे पुरुष के हवाले कर देती है, उसके लिए जान तक कुर्बान कर देने को तैयार रहती है और वह उसके रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं, कुटुंब कबीले का नहीं, फिर कैसे? एकांकीकार का स्पष्ट कहना है कि बदलते जीवन मूल्य व जीवन शैली के कारण ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं विश्वास जैसे मानवीय मूल्य टूटते जा रहे हैं। बेईमानी, धन लोलुपता तथा स्वार्थ लिप्सा बढ़ती जा रही है। एक किसी पर विश्वास करके गहने रखे और दूसरा उसे गहने को पचाने की शिक्षा देता है, यहाँ तक कि स्वयं उसकी इच्छा भी रानी हार को वापस ना लौटाने की होती है। इस प्रकार एक पत्नी जिसके साथ 7 फेरे लेकर जीने मरने की कसम खाई जाती है, वही रिश्ते की पावनता पर शंका करती है। तभी तो देवचंद अपनी पत्नी प्रतिभा से कहते हैं, तुमने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे सिवा किसी को मैंने जरा सी भी जगह नहीं दी। इतनी लड़कियां मेरे यहाँ पढ़ती है, दिन प्रतिदिन मेरे स्कूल की ख्याति बढ़ रही है। क्या तुम सोचती हो कि तनिक सी मैली आंख भी इन लड़कियों की नज़र से बची रह सकती है? किंतु भटके हुए पक्षी सा तुम्हारा संदेह कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर बैठा रहता है। आखिर में प्रतिभा कहती है, रविदत्त का मन एक रानी हार पर इतना बेईमान हो सकता है, उसे भला किस बात की आशा की जा सकती है। तब देवचंद की भी मानस बना लेता है कि कहीं उसका मन भी बेईमान ना हो जाए, इससे पहले वह लिली की माँ को उसके गहने वापस कर देगा। आखिर में देवचंद और उसकी पत्नी योजना बनाते हैं और रवि दत्त से रानी हार लेने में सफल हो जाते हैं। देवचंद लिली की माँ को बुलाकर उसे उसके गहने सौंप देना चाहता है, लेकिन लिली की माँ कहती है कि उसने तो लिली की शादी हो जाने तक अपने पास गहने रखने का वचन दिया था। देवचंद कहते हैं, उसे इन गहनों के चोरी हो जाने का डर है। लिली की माँ कहती है, यह चोरी तो क्या उससे यहाँ भी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का मन कब चोर और विश्वासघाती हो जाए, इसे बताते हुए देवचंद उससे कहता है, तुम बिल्कुल नहीं समझी लिली की माँ, मुझे मन के चोर का डर है, मुझे स्वयं अपने आप से डर है। आज तक मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था, पर आज रवि की बातों से उन पे विश्वास हट गया है। तुम्हारे आभूषण दबाए भी जा सकते हैं, यह मैंने कभी नहीं सोचा था, किंतु अब इस क्षण के बाद मैं कह सकता हूँ कि मुझे मन पर भरोसा नहीं है। अंत में लेखक चुपचाप बैठे व्यक्ति के माध्यम से सवाल उठाता है कि इस एकांकी में यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में ईमानदारी आडंबर सी लगती है। आधुनिकता का तकाजा यही है कि हाथ में आया दूसरों का माल भी हजम कर लिया जाए। धन लोलुपता आज इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति सभी प्रकार के नैतिक मूल्यों को विघटित करते हुए अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में लगा हुआ है। व्यक्ति का व्यक्ति पर विश्वास हटता जा रहा है। पावन रिश्तों में अविश्वास की खटास आती जा रही है। एक दूसरे पे संदेह का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार उपेंद्रनाथ अश्क जी ने इस एकांकी के माध्यम से बदलते जीवन मूल्य और जीवन शैली के बारे में बताया है। धन्यवाद।